बच्चों आज हमने इस चैप्टर का लास्ट हमारे पास टॉपिक है। ये हमारे पास कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं। अब इनको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब में एक कॉमन चीज होती है, वो ये कि एनर्जी को पैदा करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि मेन जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि हमने टरबाइन को चलाना होता है। टरबाइन जनरेटर के साथ अटैच होती है, तो जब टरबाइन चलती है तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है जो हम यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने टरबाइन को कैसे चलाना है। तो जो टरबाइन को चलाना है उसके लिए मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ एनर्जीज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, ये हम जो सारे डिस्कस कर रहे हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स कहते हैं मद्दोजज़र को। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, tides are produced twice in a day in the water of sea। यानी समंदर के पानी में चांद की हरकत की वजह से 24 घंटों के दौरान 2 दफा समंदर के पानी में उतार और चढ़ाव पैदा होता है। तो इसमें यह किया जाता है कि अप स्ट्रीम के दौरान यानी चढ़ाव के दौरान पानी को स्टोर किया जाता है, फिर डाउन स्ट्रीम के दौरान उसी पानी को जो स्टोर किया जाता है नीचे हाइट से टरबाइन पे डाला जाता है, जिससे टरबाइन चलती है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर चेंज कर देता है। तो ये एक तरीका है टाइड से एनर्जी हासिल करने का। तो इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे, साइड पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में लिखी हुई होगी कि जो टरबाइन होती है टाइडल पावर प्लांट के इनसाइड मौजूद होती है। यानी ये वह पावर प्लांट होता है जिसमें टरबाइन अंदर होती है, बाकियों में बाहर होती है। तो इसी तरह सेकंड हमारे पास मेथड है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव से एनर्जी कैसे हासिल की जाती है? एक डिवाइस होता है जिसको एक प्रोफेसर है साल्टर्स डक, उसने इसको इन्वेंट किया। इसके 2 फ्लोट होते हैं, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज साल्टर्स डक। तो ये टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तीसरी लाइन से इसका जवाब मौजूद है। A method of harnessing wave energy by using to move wave up and down। तो वन सच डिवाइस जो था वो इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर साल्टर्स डक, सो नोन एज साल्टर्स डक, उसी के नाम से इसको जाना जाता है। इन तीसरी लाइन से इसका जवाब आप शुरू करेंगे। अ मेथड ऑफ हार्नेसिंग वेव एनर्जी, इस यहां से इसको शुरू करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज साल्टर्स डक, क्या होता है, तो इसमें भी तरीकाकार वही होता है। करस्ट और ट्रफ पैदा किए जाते हैं। करस्ट के दौरान पानी को स्टोर करके ट्रफ के दौरान पानी को फेंका जाता है और फिर टरबाइन चलाई जाती है और इस तरीके से एनर्जी हासिल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है आप भी जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आजकल हमारे यहाँ हर कोई इसको यूज कर रहा है। एक होता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट ये होता है कि तकरीबन जो कहते हैं कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो एनर्जी है वो हमारी जमीन की एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। above the
अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मुरब्बा मीटर में 1.4 किलोवाट, और विच इज रेफर एज सोलर कांस्टेंट, इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट आंसर भी है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट तो यही आप लिख देंगे, और अगर कोई वैल्यू पूछे ऑब्जेक्टिव में तो ये ध्यान में रखें। अब होता यह है कि ये सारी की सारी जो वैल्यू होती है ये जमीन तक नहीं पहुंचती, एटमॉस्फेयर में तो ये मौजूद होती है, जमीन तक जो पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। यानी इसका मतलब ये है कि 0.4 जो किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है वो जाया हो जाती है। असल में रिफ्लेक्शंस होती हैं, स्कैटरिंग होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, यानी ये डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो कुछ गैसेस मौजूद हैं फिजा के अंदर, तो इसलिए रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन की वजह से कुछ इसमें से एनर्जी जाया हो जाती है, फिर भी हमारी जमीन तक 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो एनर्जी होती है वो पहुंच जाती है। तो इस एनर्जी को आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं जो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, विच डायरेक्टली जो होते हैं सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ आपको ये बात बता दूं कि जो एक सोलर सेल होता है वो वेरी लो वोल्टेज पैदा करता है, तो वो जो वोल्टेज होता है इंतहाई कम होता है, इसलिए thousands of cells are connected in series to form a solar panel। हजारों की तादाद के अंदर सोलर सेल्स जो होते हैं वो सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं, जो एक सोलर पैनल बना देते हैं। ये जो आप प्लेट्स लेकर आते हैं ये सोलर सेल्स पर मुश्तमिल एक सोलर पैनल होता है, तो आप इससे फिर एनर्जी हासिल करते हैं। ये डायरेक्ट सूरज की जो एनर्जी होती है, सनलाइट होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक सिंगल जो सोलर सेल होता है इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, 0.6 वोल्ट पैदा करता है, ये बहुत कम होता है, इसलिए हजारों की तादाद में सेल सीरीज में लगाकर एक सोलर पैनल बना लिया जाता है ताकि ज्यादा तादाद के अंदर एनर्जी हासिल की जा सके। आम इसका जो मेथड है आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, कुछ रिफ्लेक्टर्स होते हैं, आप इनके जरिए, आम मेथड है ये, आप पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं। यानी एक टैंकी है, टैंकी के साथ आप इस रिफ्लेक्टर को जोड़ देते हैं, एक तरफ से टैंकी से ठंडा पानी इन रिफ्लेक्टर से गुजरता है, इन पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, यहाँ से पानी जब गर्म हो जाता है तो आप जानते हैं वो हल्का हो जाता है डेंसिटी में, वो दूसरे पाइप से टैंकी में पहुंच जाता है। अब टैंकी के निचले हिस्से में ठंडा पानी होता है, ऊपर क्योंकि कम डेंसिटी वाला होता है गर्म पानी ऊपर रहता है, तो आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आम मेथड होता है। बाकी ये होता है कि सोलर ये एनर्जी आप यूज कहाँ करते हैं, आजकल आप देखते हैं सोलर ट्यूबवेल आए हुए हैं, सोलर वॉचेज आई हुई हैं, सोलर कैलकुलेटर आए हुए हैं, इवन ये जो हमारा सैटेलाइट होता है जो जमीन के गिर्द घूम रहा है और हम इससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन वेदर के बारे में, मिलिट्री पर्पज या जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सैटेलाइट मौजूद हैं, तो उन सैटेलाइट्स के अंदर मौजूद जितने भी इक्विपमेंट हैं, चीजें हैं, वो काम करती हैं, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, यही सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसके ऊपर जो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये चीजें जो है ऑपरेट करती हैं। जी नेक्स्ट। ये हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये हमारे पास तीसरा तरीका है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, बायोमास इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। यहाँ आपको एक बात बता दूं, दो किस्म की होती है, एक होती है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी और एक होती है रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकें, वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और सच अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, जिसको सिर्फ एक दफा ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आपके पास ऑयल है, ऑयल से आप एनर्जी हासिल करते हैं, तो ये
नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर आप सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं तो वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। तो जो बायोमास है वो कहते हैं इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। अब होता यह है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे क्रॉप वगैरह है, यानी फसल आपने काटी उसका भूसा वगैरह है, वो फिर चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या उससे ईंधन के तौर पे भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। या ये जो गंदा पानी होता है सैवेज वगैरह का, या एनिमल डंग जो होता है, यानी जानवरों का जो फोजला होता है, ये इन जानवरों ने खुराक खाई फिर उसका फोजला बना, फोजला को फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो है ना मुख्तलिफ पर्पज के लिए, फसलों में फेंक देते हैं, उसको फर्टिलाइजर का काम करता है। इवन के यहाँ नीचे देखें आपको एक दिखाया गया है डाइजेस्टर टैंक दिखाया गया है, राटिंग अ बायोमास इन अ क्लोज्ड टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर। इसको डाइजेस्टर कहा जाता है। ये आज भी शायद कुछ इलाकों के अंदर मौजूद हो कि जो बड़े बड़े जिम्मेदार होते थे वो क्या करते थे कि उनकी भैंसे वगैरह जानवर होते थे बहुत ज्यादा, तो उनका जो फोजला होता था वो एक गड्ढा खोद के उसके अंदर एक टीन फिक्स कर देते थे, उसके अंदर इस गोबर को डाल के फिर यहाँ से जो गैस बनती थी वो गैस इस्तेमाल करते थे, मीथेन टाइप गैस जो होती थी। तो यानी इसको डाइजेस्टर कहा जाता है। तो यानी वेस्ट जो आपके मटेरियल होते हैं आप इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इसका जो मेथड होता है हासिल करने का, दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट कंबंशन मेथड और एक होता है फर्मेंटेशन। होता यह है कि जो डायरेक्ट हमारे पास कंबंशन मेथड होता है इसको हम जो है ना यूज करते हैं। डायरेक्ट कंबंशन मेथड को इज यूजुअली अप्लाइड टू गेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट टाइप जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बायोफ्यूल होती है सच एज इथेनॉल, अल्कोहल जिसको हम शराब भी कहते हैं, वो इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन। ये फिक्रा ऑब्जेक्टिव भी है। बायोफ्यूल सच एज इथेनॉल इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन। ये अपटेंड की जाती है बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, यानी एंजाइम के जरिए या बाय डीकम्पोजिशन थ्रू बैक्टीरियल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप भी जानते हैं कि अगर हम बड़ी सड़ी चीजें जमीन के अंदर दफना दें तो उसके बाद क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो बैक्टीरिया होंगे वो उस चीज की डीकम्पोजिशन जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तरीका है एनर्जी हासिल करने का फ्रॉम बायोमास। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका भी हमने जिक्र भी किया है। कुछ हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारा कूड़ा क्रिकेट होता है। अब ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला होता है कूड़ा क्रिकेट। तो एक दफा चाइनीज जो थे उन्होंने भी पाकिस्तान को ये ऑफर दी थी कि हम आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे। तो उनका मकसद ये था कि उन्होंने जो प्लांट लगाने थे यानी सस्ती बिजली बनाने के लिए, वो क्या करते हैं कि उनके पास जो है ना यानी क्लोज्ड जो उनके पास एक टैंक टाइप होते हैं, तो उनके अंदर ना वो इस कूड़ा क्रिकेट को डाल देते हैं, फिर उसको कन्फाइंड उसके अंदर करके उसको हाई स्पीड के साथ जो है ना घुमाया जाता है। तो बॉयलर टाइप होता है, तो वहां से जो है ना स्टीम पैदा होती है और फिर वो स्टीम से जो है ना टरबाइन चलाते हैं और फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो हमें वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है हमारा उससे जान छूट जाएगी, और दूसरा ये है कि हमें सस्ती बिजली जो है ना वो मिल सकती है। लास्ट हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है, जियो जमीन को कहते हैं, थर्म हरारत को कहते हैं। यानी ये वो एनर्जी होती है जो जमीन की हरारती तवानाई होती है, ये हम हासिल करते हैं। और हीट एनर्जी जो होती है ये एक्सट्रैक्टेड होती है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम। ये दोनों शक्लों में मौजूद हो सकती है। हॉट वाटर की शक्ल में भी हो सकती है या ये स्टीम की शक्ल में भी हो सकती है, और ये होती है विद इन दी अर्थ होती है। जी नेक्स्ट। अब इसमें जो हमारे पास मेन चीजें होती हैं वो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास जमीन के नीचे अगर हम जाएं
तो रेडियो एक्टिव डिके होता है। यानी हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, उनका डिकेइंग प्रोसेस जारी रहता है। दूसरा ये होता है कि रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ, यानी सम प्लेसेस के ऊपर हॉट इग्निशियस रॉक्स मौजूद होती हैं, या तो ये मुकम्मल तौर पर पिघली हुई हालत में होती हैं या फिर पार्शियली मोल्टन स्टेट के अंदर मौजूद होती हैं। और तकरीबन ये अगर हम जमीन के नीचे 10 किलोमीटर नीचे जाएं तो ये वहां पर मौजूद होती हैं, और इनका जो टेम्परेचर होता है ऑफ दीज रॉक्स इज अबाउट 200 सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव भी है आपकी। यानी एक तो ये जमीन के नीचे होती हैं 10 किलोमीटर और इनका टेम्परेचर 200 या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तीसरा जो है वो कंप्रेशन ऑफ हीट होती है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि जमीन के नीचे जाएं तो जो चट्टानें होती हैं या मुकम्मल तौर पर, या तो ये जो चट्टानें होती हैं मुकम्मल तौर पर पिघली हालत में मौजूद होती हैं या पार्शियली, तो जब वो जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर देते हैं, दो पाइप दाखिल कर देते हैं थोड़े से फासले पे, तो एक पाइप से वो बाहर से पानी डालते हैं, वो पानी जाके जब चट्टानों से टकराता है तो वो स्टीम बन जाता है। तो वो स्टीम साथ वाला जो पाइप एक और आया हुआ होता है अंदर, वहां से वो ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि वो डेंसिटी में कम होती है। तो इसलिए पानी डालकर चट्टानों से वो टकराता है, स्टीम बन के ऊपर आता है, फिर उस स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद इसका जो लास्ट पैरा है उसमें देखें जो चीज लिखी हुई होगी कि एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज अ गीजर, यानी जो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जियोथर्मल एनर्जी का वो गीजर होता है। अब ये आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है व्हाट इज गीजर। तो अक्सर लोग इसको गलती से जो है ना आम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, गौर नहीं करते कि गीजर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर हाउस टू गिव अ हॉट वाटर। भाई ये गलत होती है, ये डेफिनेशन नहीं की जाती। यहाँ जो बात की गई है कि इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज गीजर, क्या है तो इसकी आगे डेफिनेशन देखे मौजूद है। ये आपने लिखनी है, इट इज अ हॉट स्प्रिंग दैट डिस्चार्ज स्टीम एंड हॉट वाटर। ये आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है अगर आपसे पूछा जाए। दूसरा ये बात ज़हन में रखनी है कि मोस्ट जो गीजर्स होते हैं वो एक इरप्ट इरेगुलर इंटरवल में मौजूद होते हैं, और ज्यादातर ये वॉल्केनिक रीजन के अंदर मौजूद होते हैं जहां आतिशफिशा होता है। और उसके बाद आखिरी जो दो लेने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि इकोफर क्या होती है। इकोफर इज अ लेयर ऑफ रॉक्स होती है होल्डिंग वाटर एंड अलाउ वाटर टू परकुलेट थ्रू अ हाई प्रेशर। यानी इकोफर एक लेयर ऑफ रॉक को कहते हैं जिसमें एक हॉट वाटर मौजूद होता है जो हाई प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ निकलता है।